Hi guys, I am Vivek and today we will start chapter 12 electricity of class 10. So now taking electricity. Class 10. So guys, what is electricity? Electricity. It is a branch of physics that study electric charges that are either stored in a body or in motion through a body. देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करती है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस या तो किसी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं या किसी बॉडी के थ्रू मोशन में हो सकते हैं. और मोशन थ्रू अ बॉडी और दे आर स्टोर्ड इन अ बॉडी. और हम स्टडी किसको करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है. तो क्वेश्चन है कि चार्ज क्या होता है. पहले हम चार्ज को समझेंगे तब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा. तो देखेंगे चार्ज क्या होता है. चार्ज देखिए आप सभी को पता है कि मैटर एटम से बना होता है, और एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. ठीक है. तो पहले आप ये समझे ध्यान से चार्ज कैसे बनेगा. ध्यान से देखें. ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ atoms, and in atoms electrons revolve around the nucleus on elliptical orbits. इलेक्ट्रॉन जिन पाथ पर घूमते हैं वो पाथ को हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ठीक है. यहां तक आपको समझ में आया होगा. क्लियर? यस सर. इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ध्यान से देखें. एक एटम के अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट में ऑर्बिट्स होती हैं. उसमें से जो सबसे बाहर की ऑर्बिट होगी उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट. उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर लूजली बाउंड टू इट. यानी उन पर जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहा होगा. ठीक है ना. उनका कम सबसे कम फोर्स लगती है तो वो लूजली बाउंड होते हैं. ठीक है. एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और बहुत कम अमाउंट में कुछ अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाए, जो कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो कहां पर है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर. ठीक है. तो बेटा जी फ्री हो जाते हैं, वो ऑर्बिट्स को जंप कर जाते हैं. ठीक है. क्लियर है? ऑर्बिट्स को क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे. स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक देम फ्री. उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए कुछ अमाउंट में क्या चाहिए होती है? एनर्जी. ठीक है. तो ये शैतान बच्चे हैं जो अपने घर से बाहर निकल आते हैं.
कुछ अगर इनको एनर्जी मिल जाए अपने घर से बाहर ऑर्बिट को जंप कर जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। When a body rub against another body, जब एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी से क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। ठीक है, रब करने से क्या होगा? हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, अनदर बॉडी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस जल्दी बताओ कहां, कौन सी इलेक्ट्रॉन? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तो क्लियर है ना कि ट्रांसफर कहां से होंगे? ट्रांसफर कहां से होंगे बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। मैं लिख भी देता हूं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट orbits takes place between बॉडीज। उन दोनों बॉडी के बीच में क्या होगा? ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने बॉडी रब्ड अगेंस्ट अनदर बॉडी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट टेक्स प्लेस बिटवीन बॉडीज एंड they acquire charge। और इस प्रोसेस में दोनों ही बॉडी क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। जब दोनों बॉडी के बीच में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। फिर पक्का है ये कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर कहां से होंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस में किसी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और किसी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, अब देखो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे भी कैसे ऐसा होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ ग्लास रॉड रब अगेंस्ट सिल्क क्लोथ, बहुत फेमस एग्जांपल है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया था 17वीं सेंचुरी में, महान साइंटिस्ट थे। तो अगर एक ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ glass atom get deposited। ग्लास एटम, ठीक है, ये अब निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कब निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ग्लास एटम एक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कुछ इन्होंने ऐसे नहीं चले जाएंगे, कुछ इन्होंने क्या किया होगा? एनर्जी गेन की होगी। एक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड गेट डिपॉजिटेड। ये देखो कौन सी बॉडी रब कर रही थी? ग्लास रॉड किसके अगेंस्ट रब कर रही थी? सिल्क क्लोथ। ठीक है, ग्लास रॉड के जो एटम थे, उनके जो इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, उन्होंने कुछ हीट एनर्जी गेन की और वो डिपॉजिट हो गई जाती, यानी कि वो ट्रांसफर हो गए, ग्लास एटम से बाहर निकल के कहां पर चले गए हैं? सिल्क क्लोथ पर डिपॉजिट हो गए। गेट डिपॉजिटेड ऑन सिल्क क्लोथ पर डिपॉजिट हो गए, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए सिल्क क्लोथ पे। तो ग्लास रॉड ने क्या किया है? ग्लास रॉड के एटम्स ने क्या किया? ग्लास रॉड के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? लूज। तो ग्लास रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और सिल्क क्लोथ कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, मैं यहां बता भी देता हूं, इन दिस प्रोसेस glass rod atoms of glass rod loses electrons. इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? लूज करती है। नेगेटिव चीजें क्या करती हैं? लूज करती हैं। ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गई है। ऑन द अदर हैंड सिल्क क्लॉथ gains electrons and become negatively charged. ये कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आया। सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज कैसे हो गया? कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाती है? ठीक है, इसको समझते हैं। पहले बताओ, इतना सभी को समझ में आया होगा? जी सर। चलिए आगे देखते हैं। देखो, कोई भी एक एटम, किसी भी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना वो पॉजिटिव है उतना ही वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मान लेते हैं किसी भी बॉडी में, ध्यान से समझें, 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? 13 इलेक्ट्रॉन में से ये बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 13 प्रोटॉन बचेंगे। तो बताओ बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव चीजें ज्यादा है, 3 पॉजिटिव हो जाएगी वो। और कोई भी बॉडी जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जैसे मान लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी बॉडी में 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है? और इस बॉडी ने, ये दूसरी बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी थी, ये सेकंड बॉडी है। सेकंड बॉडी ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस बॉडी के 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। और ये बॉडी कैसी चार्ज होगी? 3 पॉजिटिव चार्ज होगी। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जो लूज कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो बॉडी गेन कर रही है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में यहाँ क्या हुआ था? यहाँ ग्लास रॉड को जैसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, ग्लास रॉड जो उसके ग्लास रॉड के एटम्स थे, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, उन्होंने कुछ एनर्जी गेन की और वो बेटा जी वहां से क्या हो गए? फ्री हुए और वो सिल्क क्लॉथ पे जाके क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए। तो सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जैसे यहाँ सेकंड बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्लियर है? तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो कैसी चार्ज हो जाती है? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो जल्दी बताओ इस एग्जांपल में किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे? ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तुम लोग को समझ बहुत धीरे धीरे आ रहा है। हमारे यहाँ नालायक बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये साफ समझ में आया कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अभी बताओ ये समझ में आया सर या नहीं? ठीक है। और कोई भी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक उसके इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होंगे तब तक वो चार्ज नहीं होगा।
इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई। ठीक है, तो चार्ज मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकता हूं, मैं किसी भी बॉडी को चार्ज जब कर सकता हूं जब मैं उसके एटम को कुछ एनर्जी दूं। उसके एटम में कुछ एनर्जी आएगी, उसकी उस एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एनर्जी गेन करेंगे और वो ऑर्बिट्स को क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। वो जब जंप करेंगे, ठीक है, तो कोई दूसरी बॉडी उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, गेन करेगी। जो गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज करेगी, जो लूज करेगी वो पॉजिटिवली। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम विवेक रख दिया, बड़े सोच समझ के मेरा नाम विवेक रखा। ठीक है, अब ये कन्वेंशन है, कोई भी विवेक बोलता है मैं अपना मुंह वहां घुमा लेता हूं, मैं विवेक के नाम से जाना जाता हूं। ये मान के चल रहे हैं कि मैं विवेक हूं। ठीक है, विवेक का मतलब बुद्धि होती है। अब पता नहीं मेरे में कितनी बुद्धि है, कुछ पता तो है नहीं। ठीक है, लेकिन मम्मी पापा ने नाम रख दिया विवेक, तो उसकी इज्जत हम रख रहे हैं, हम आज तक विवेक के नाम से जाने जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर कन्वेंशन है। ठीक है, क्या कन्वेंशन है? बाय कन्वेंशन protons are considered to be positively charged। कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे वो बॉडी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है बाय कन्वेंशन। ठीक है, बाय कन्वेंशन प्रोटॉन आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये कुछ बात समझ में नहीं आई। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये बात समझ में आई है? तो जरा देखते हैं, यहाँ देखो ध्यान से। तो जिस बॉडी में प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे प्रोटॉन्स के मुकाबले वो नेगेटिवली चार्ज होगी। देखते हैं कितना समझ में आया। आओ देखें, एक बॉडी जिसमें 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट नंबर 1 बताएगा, ये एक एटम जिसमें 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है या अनचार्ज है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, यानी कि अनचार्ज है। क्लियर है? दूसरा एटम, ये एटम ऐसे होते नहीं, मैं तो ऐसे दिखा रहा हूं तुम्हें। 15 प्रोटॉन है और 15 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बताओ स्टूडेंट नंबर 2, ये कैसा है, चार्ज है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें भी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे बच्चे होशियार हो गए हैं। अब इस बॉडी ने, ये बॉडी को इस बॉडी से क्या किया, मैंने रब किया। रब करने के बाद क्या हुआ कि इस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। जैसे इस बॉडी ने अपने मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, इसने लूज किए और उसने क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और इसमें कितने हो गए, 10। अब बताओ किसमें प्रोटॉन ज्यादा है और किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? पहली बॉडी में देखो 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। हाँ। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ। तो इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। क्या बात समझ में आई? और दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, उसमें आप चेक करो, प्रोटॉन 15 है, इलेक्ट्रॉन कितने, 18 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं, तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। क्या भैया समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम आगे चलेंगे। मैंने पूरी दम लगा दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे चार्ज क्रिएट होता है जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो दूसरी क्या कर रही है, गेन कर रही है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब एक बात और देखो, पहले ये बॉडी कितनी चार्ज है, ये 3 नेगेटिवली चार्ज है, पर कितना नेगेटिव है, 3 नेगेटिव। और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। अगर मैं जोड़ दूं दोनों को एक साथ रख दूं तो सम क्या आएगा,
न्यूट्रल। 0 आएगा। हाँ। इसका मतलब पता है क्या है, चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर एक बॉडी चार्ज क्या कर रही है, लूज कर रही है, तो दूसरी बॉडी क्या कर रही है, गेन कर रही है। चार्ज को मैंने कहीं से बनाया नहीं, रब करता हूं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो दूसरी क्या कर रही है, गेन कर रही है। यानी कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है यूनिवर्स में। पूरा यूनिवर्स जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। यूनिवर्स में ये दोनों चीजें हैं, मान लेते हैं यूनिवर्स में ये दो चीजें, एक चीज 3 प्लस है और एक चीज 3 माइनस है। तो बताओ यूनिवर्स कैसा चार्ज है, न्यूट्रल है। ठीक है, इसलिए आप यूनिवर्स में चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर यूनिवर्स में कोई चीज एक पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दूसरी क्या है, नेगेटिव चार्ज। जितना एक चीज पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या है, नेगेटिव। जितनी चीजें पॉजिटिव चार्ज है, जितनी चीजें नेगेटिव चार्ज है, सबको मिला दो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और इससे क्या समझ में आता है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है। ठीक है, यानी चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है सर, क्लियर है? पर जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी गेन करती है, ठीक है, तो ये दो बॉडी क्या हो गई हैं, चार्ज हो गई, पर यूनिवर्स चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ये दोनों ही हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। ठीक है सर। चार्ज कंजर्व्ड रहता है, इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, बस आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। एक बॉडी से दूसरी बॉडी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। आप नया बना नहीं सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? तो जब ध्यान से देखें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अब आगे बताने जा रहा हूं। चार्ज, बेटा जी, चार्ज को जिस सिंबल से डिनोट करते हैं उसको क्यू क्या बोलते हैं, क्यू। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखनी, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, जैसे प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ध्यान समझना आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दैट इज, मतलब इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं इक्वल या क्या कह सकते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कोई आपसे पूछे एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, चाहे प्रोटॉन का चाहे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, दैट इज 1.6। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में, याद रखेंगे आप।
atom has same number of protons and electrons। एक एटम के अंदर सेम नंबर में प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम हैज सेम नंबर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम इनिशियली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली होता है। जितना होता है प्रोटॉन्स होते हैं, जब उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक उसके इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होंगे, तब तक वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, क्लियर है? सर समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ। एक बॉडी में 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? एक बॉडी में 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, ये दोनों बॉडी कैसी चार्ज है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, ये चार्ज ही नहीं है। आगे समझ में? हाँ, अब इस बॉडी ने, फर्स्ट बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कर गया? जंप कर गया। मैंने आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना के नहीं दिखाई, वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? बताओ फर्स्ट बॉडी कितनी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगी। कितनी पॉजिटिव चार्ज होगी? 1 पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि ये 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है यानी इसमें प्रोटॉन एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 क्या हो गए? प्रोटॉन। और मैं फिर बता रहा हूं, प्रोटॉन की गिनती में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? केवल ट्रांसफर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है? गेन कर सकती है। चलिए, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। जल्दी बताओ ये कैसी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। कितनी? 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। इसमें ज्यादा क्या है? एक प्रोटॉन ज्यादा। अब कोई आपसे पूछे कि इसमें कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, तो आप बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। और इसमें एक प्रोटॉन एक्सेस है, तो इसमें कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है? 1। एक ही है ना, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो दोनों में चार्ज सेम है, बस ये पॉजिटिव चार्ज है, पहचान के लिए यहाँ प्लस लगा देंगे, और ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस का साइन ये बता रहा है नेगेटिवली चार्ज है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। आ रहा है समझ में? सर या नहीं? पर देखो, इसको मैग्नीट्यूड को देखो, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, बस ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट कैसे हैं? ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये मैं सी क्या लिख रहा हूँ बार बार? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। चार्ज इज कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th क्लास में आप कूलम लॉ पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक।
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में चार्ज सेम होता है, बस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, कूलम होती है, ठीक है। और एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कब तक न्यूट्रल रहेगा, जब तक वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता। लूज और गेन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं होते, प्रोटॉन टाइटली बाउंड होते हैं, किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाते हैं, लूज, मतलब ट्रांसफर हो, एनर्जी गेन करने के बाद, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, सर। ठीक है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, उसको जो ध्यान से सुनो। द एलिमेंट्री एंटाइटी of electric charge देखिए, मैं इस पूरे चैप्टर में किसको स्टडी कर रहा था, चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। कन्वेंशन क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारे सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो एलिमेंट्री एंटाइटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, ये क्या बात है। हम बेसिकली किसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये क्यों बेटा जी, एलिमेंट्री एंटाइटी इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रॉन क्यों है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों, इलेक्ट्रॉन इसलिए बेटा जी, केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं, और जो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जिस बॉडी से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यह सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का नहीं। प्रोटॉन ना निकल रहे हैं ना भाग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, प्रोटॉन जहां है वहीं रह रहे हैं, ठीक है। बस जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। और जो बॉडी वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कौन बना रहा है और नेगेटिव चार्ज कौन बना रहा है, ये सब कौन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो इधर से उधर तो ना पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव चार्ज होता। समझ में आगे बातें नहीं, मतलब कि कोई भी चीज हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या रहती, न्यूट्रल रहती, वो बॉडी कभी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। आगे बात समझ में, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता तो बॉडी कभी भी चार्ज नहीं हो पाती, ना पॉजिटिव चार्ज हो पाती ना ही नेगेटिव चार्ज हो पाती। तो ये बॉडी जो चार्ज कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्री एंटाइटी इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्यों नहीं है, अब समझ में आ गया। प्रोटॉन कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता। तो जब प्रोटॉन अपनी जगह चेंज नहीं करते तो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाती है, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि कहीं से प्रोटॉन उस बॉडी में आ जाते हैं, प्रोटॉन कहीं से नहीं आते। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एलिमेंट्री एंटाइटी इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। होती बहुत सारी हैं, आपको बेसिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। अपोजिट चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब कोई दो बॉडी को आप रब करते हो तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, गेन कर रही है, तो दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज है, तो दोनों अपोजिट चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास लाओ तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जबकि पहले वो दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। अट्रैक्ट करना कब शुरू हुआ, रब करने के बाद। तो
उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले दोनों ही बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या थी? न्यूट्रल। और जब बॉडी न्यूट्रल होंगी तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दोनों बॉडी अगर न्यूट्रल होंगी तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में सर? मैं समझाता हूँ ऐसे कैसे समझ। ये देखो, ये दो बॉडी, ठीक है, दोनों को रब नहीं किया तो दोनों इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। दोनों को रब कर दिया, रब कर दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन आके इस पे बैठ गए। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो ये कैसी चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। और ये कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट। ठीक है, पहले क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही थी? क्योंकि पहले वो चार्ज ही नहीं थी। जब तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक बॉडी चार्ज नहीं होगी और तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि चार्ज होनी चाहिए बॉडी। और अगर दो बॉडी अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट मतलब अनलाइक। एक पॉजिटिव है तो एक कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कोई दो बॉडी है, ठीक है, ले लेते हैं, यहां ध्यान से देखते हैं, यहां ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, थर्ड बॉडी, फोर्थ बॉडी। फर्स्ट बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, सेकेंड बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, थर्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, फोर्थ बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों को रब किया था। देखो सुनो, हाँ भाई, स्टूडेंट नंबर 1, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ चार्ज किया था, रब किया था, तो ग्लास रॉड कैसी चार्ज हो गई थी? पॉजिटिवली चार्ज हुई थी। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो, ये ग्लास रॉड, ये कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड कैसी चार्ज है? पॉजिटिव। और ये सिल्क क्लॉथ कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और एक और ग्लास रॉड ले आए हैं और उसको भी हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब करवा दिया, तो ये वाली ग्लास रॉड कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिव। और ये सिल्क क्लॉथ कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और सिल्क क्लॉथ जो ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ अगर पास लेके आए तो दोनों पता क्या करेंगे? दूर भागेंगे। रिपल्सन। ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। ये ग्लास रॉड और ये ग्लास रॉड अगर एक दूसरे के पास लाई जाती है, कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे। क्यों दूर जाएंगे? सेम चार्जेस। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी अभी तक मैंने बताई आपको। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज ना स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। कहीं डायरेक्शन लिखी है क्या मैंने? नहीं। तो जब मैं किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को विदाउट डायरेक्शन मेंशन करता हूं तो वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तीन प्रॉपर्टी बता दी मैंने अभी तक आपको। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। एलिमेंट्री एंटाइटी इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करूंगा तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, अ सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A city of electrons. That is why chapter name is electricity. अब तो समझ में आया होगा? ठीक है, पूरा शहर इलेक्ट्रॉन्स का बसाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये शहर बना है। हाँ भाई, यूनिवर्स में चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं कर सकते। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है यूनिवर्स में। ठीक है, चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड nor destroyed. That is, charge remain conserved.
चार्ज रिमेन कंजर्व। Fifth property, the smallest charge is existed is the charge on an electron। जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो कितना होता है? वो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो चार्ज की होती है वो कितनी होती है? जितनी एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है। और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है चार्ज की? 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? ठीक है। और ये इतना चार्ज किस पर होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। और इतना ही चार्ज किस पर होता है? एक प्रोटॉन पे भी होता है। पर प्रोटॉन को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी में किसको स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम किसके चार्ज को सबसे छोटा चार्ज लेके चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटॉन का चार्ज छोटा नहीं होता। एक प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज होता है। पर हम इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में किसको स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इससे छोटी वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो 0.8 इंटू 10 - 19 कूलम क्यों नहीं हो सकती वैल्यू? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। ठीक है, समझ में आ गया? क्या आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं। कभी आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। आधा बैक्टीरिया हो सकता है, आधा वायरस हो सकता है, तो आधा इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? 4.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आगे बात समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एक। आधा तो हो ही नहीं सकता। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन 1 हो सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज भी कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में? तो सबसे छोटा चार्ज 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। आगे समझ में? क्लियर है? 6 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे पूरा फोकस रखना है आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? कि चार्ज को मैं क्वांटिटी में टोटल चार्ज को, ठीक है, टोटल चार्ज को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? टोटल चार्ज इज द टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इन अ बॉडी में, ऐसा लिख के देता हूं, टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू। ये क्या कहने का मतलब है? किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज हमेशा किसी एक फिक्स वैल्यू का मल्टीपल होगा। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ठीक है। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मैं मिठाई बनाने वाला आदमी हूं, ठीक है, मैं एक हलवाई हूं, ठीक, वो नहीं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ मैं हलवाई हूँ और मैंने मिठाई बना रखी है और मैंने शर्त रखी है
कि मेरे पास मिठाई के डब्बे 1-1 किलो के हैं, ठीक है। एक आदमी आया, 5 किलो मिठाई दे दो, बताओ मैं कितने डब्बे लगा दूंगा 1-1 किलो के? 5 लगा दूंगा, है ना भाई। 5 किलो मिठाई दे। एक आया, कहा भाई साहब 4.5 किलो मिठाई दे दो। मैंने कहा चल निकल यहाँ से, या तो 4 किलो ले, या 5 किलो ले, या 10 किलो ले, 4.5 किलो का कोई हिसाब किताब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास आधे किलो का कोई डब्बा नहीं है, मैं आधा किलो मिठाई बेचता ही नहीं हूँ। नहीं समझ में आया सर? एक आया 2.5 किलो मिठाई दो, मैंने कहा 2 किलो ले, 3 किलो ले, है ना, 3 kg ले, 3 kg वेट ले मेरे से मिठाई, 2 kg वेट ले मिठाई, ठीक है, लेकिन 2.5 kg वेट मैं नहीं दे सकता। उसने बोला भाई साहब क्यों नहीं दे सकते? मैंने कहा मेरे पास डब्बा ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है सर? नहीं आया आ गया। तो अब देखो यहाँ ध्यान समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। टोटल चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू इक्वल्स टू NE। NE का क्या मतलब? E का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यही वो फिक्स वैल्यू है जो मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। कोई पूछे वो फिक्स वैल्यू क्या है, तो वो फिक्स वैल्यू क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10⁻⁻⁹। ठीक है। अब मैंने यहां लिखा है इंटीग्रल मल्टीपल। टोटल चार्ज Q जो है, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी फिक्स वैल्यू। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजरल वैल्यू होगी। ये जो n है ना, ये n कोई इंटीजर हो सकता है। क्यों? सुनो ध्यान से, यहां 1 हो सकता है कोई बॉडी में, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, या कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो मान लेते हैं किसी बॉडी में कितना नेगेटिव चार्ज। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10⁻⁹। ठीक है, और किसी बॉडी, कोई बॉडी है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन फालतू है। कहने का मतलब क्या है? 15 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन? 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या नहीं? हाँ। क्लियर है? पक्का सर? देख लो, 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस बॉडी में कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो तीन इलेक्ट्रॉन फालतू हैं किसी बॉडी में, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें कितना चार्ज होगा? 3 से मल्टीप्लाई करो ना। हाँ। तो मेरा पता कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, पर 2.5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 2 होंगे, 3 होंगे, यानी ये कोई इंटीजरल वैल्यू होगी। तो किसी भी बॉडी का अगर टोटल चार्ज निकालना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लो उसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 इंटू 1.6 into 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एक इंटीजरल वैल्यू होंगे, वो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ में आई सर? नहीं आया? आ गई? पक्का? ठीक है, जल्दी बोलो। 9.9 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में है तो कितना चार्ज होगा? अरे भाई 9.9 हो ही सकते हैं, क्या मजे ले रहे? ठीक है, मैंने बार बार बोल दिया ये कोई इंटीग्रल वैल्यू है। तो n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कभी डेसिमल में नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई सर? क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे? एक इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू मतलब वो 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। ठीक है, 9.9 हो सकते हैं क्या? नहीं। 9.89 हो सकते हैं क्या? 7.9 हो सकते हैं क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन है भैया, मैं एक इंसान हो सकता हूँ, कभी देखा है 1.5 इंसान? नहीं है। एक आदमी आया, एक आदमी कितने हाथ? मैंने कहा 2। कहा 1.5 आदमी के कितने हाथ? मैंने कहा 1.5 आदमी।
1.5 आदमी हो सकते हैं क्या? 1.5 ह्यूमन बॉडी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई। 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, फिर एक आया 4.5 ह्यूमंस में कितने कितने हाथ होंगे? तो 4.5 ह्यूमन पॉसिबल है क्या? नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन कभी डेसिमल वैल्यू में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फिक्स इंटीग्रल वैल्यू होगी, ठीक है। और किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज जो होगा ना, वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज पता चल जाए। आई बात समझ में या नहीं सर? पक्का? यस सर। चलो आओ देखिए। अब एक आदमी आ गया मेरे पास, उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम होता है या नहीं होता सर? यस सर। कोई बच्चा मेरे को बताएगा 1 से बड़ी वैल्यू है 1 से छोटी वैल्यू है? छोटी, बहुत छोटी वैल्यू है 1 से। समझ में आ रही बात है नहीं सर? एक बच्चा आया मेरे पास, कहा एक बॉडी है जिसमें कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19। उसने कहा एक बॉडी है जिसमें 1 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 1 कूलम। टोटल चार्ज कितना है बॉडी में? 1 कूलम, ठीक है। उसने बोला बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो तुम्हें पता है क्या करना है? यहाँ देखो, यहाँ से टोटल चार्ज का मतलब क्यू, टोटल चार्ज मेरे पास कितना है? 1 कूलम। यहाँ 1 रखो, 1 कूलम। आगे बात समझ में सर? इक्वल्स टू n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में बोलेगा 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का होता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स ने फॉर्म किया होगा, ठीक है। तो n इंटू में E का मतलब क्या है? E का मतलब है 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। n निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना। देखो ध्यान से 1 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम, और ये 1 कूलम का, कूलम से कूलम क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये बात समझ में आ रही है? मैं आगे कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। दिख तो रहा होगा ना यहाँ पे? सर ठीक है, तो फिर मैं यहाँ कर दूं? हाँ ठीक। तो ये 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19, ये पॉइंट हटाया, ऊपर क्या आ गया? 0। ठीक है, क्लियर है? 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अगले स्टेप में ये क्या हो गया? 5/8। और ये 10 पे पावर माइनस 19 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगी ना। और 8 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, क्लियर है? सर तो 8 से 5 को डिवाइड करो, कैसे करोगे? यहाँ देखो, 8 6 48। यहाँ देखो, इधर देखो, 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स ने फॉर्म किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। कूलम से कूलम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 अपॉन में 1.6, ये 10 में पावर माइनस 19, इसको ऊपर पहुंचाया, पॉजिटिव हो गया। हो गया नहीं हो गया? सर इसका पॉइंट हटाया, यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, पॉइंट लगाया, ये 50 हो गया। 8 6 जा 48, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 जा 40। अब बच्चे मेरे से झगड़ा करने आएंगे, वो कहेंगे अरे सर क्या कह रहे हो, आपने तो कहा था इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं हो सकते, और यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? पॉइंट। अरे भाई इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लो ना, ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करो? यहाँ पर आगे। तो क्या हो जाएगा? 625। कितनी डिजिट शिफ्ट किया है? 1 2 3। तो उतनी यहाँ से पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आ गया ना,
ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक नोटेशन पढ़ो ना भाई, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बचपन में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में, k इंटू 10 रेज टू पावर n, जहां पर k 1 से बड़ा होता है या 1 के इक्वल होता है, लेकिन k हमेशा 10 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप शो करोगे, ठीक है, तो देखो बात सुनो, अगर इस पॉइंट को मैंने यहां लगा दिया, ये k है, ये क्या है, k है, और ये 10 पावर क्या है, n है, 10 पावर 16। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है सर? तो लेकिन ये वाली चीज तो किससे बड़ी हो गई, 10 से क्या हो गई, बड़ी हो गई ना। हमें k को क्या रखना है, 10 से छोटा रखना है, k को 10 से क्या रखना है, छोटा रखना है। तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करें, पॉइंट को अगर मैं ये पॉइंट जो यहाँ लगा है, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ, यहाँ से हटा के यहाँ करूँ, तो बताओ मैंने कितनी डिजिट बात कर दिया, 2 डिजिट बात। पहले कितनी बार किया था, 3 डिजिट बात किया था, ठीक है ना। 2 डिजिट के बाद किया तो पावर पहले कितनी थी, 19 थी ना भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? 0.625 10 पावर क्या है, 19। अगर मैं 0.2 डिजिट बाद यहाँ शिफ्ट करूँ तो पावर, पता है मैंने 2 स्टेप पीछे आया हूँ ना इधर, तो 19 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 17। लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, 62.5 ये अभी भी 10 से क्या है, बड़ा है ना। तो इसको 10 से छोटा रखना है, इसलिए पॉइंट को कहाँ लगाना है, एक स्टेप के बाद यहाँ 6.25। तो कितने स्टेप चल के आए हो आप, एक स्टेप, तो एक पावर कम कर दो, 18। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, 6.25 डेसिमल में नहीं है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। ये इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल में नहीं है, ठीक सर। ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू 625। अगर मैं 3 स्टेप चल के आता, इंटू 10 पावर 16, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 625 इंटू 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ कहीं आपको डेसिमल दिख रहा है, नहीं। तो फिर यहाँ ऐसे क्यों शो कर रहे हो, क्यों शो कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है। पर ये है क्या, एक इंटीग्रल वैल्यू। अरे भाई इतना मैथ्स आप पढ़ते हैं 10th क्लास में, ठीक है। ये क्या है, 625 के आगे 16 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बताओ इंटीग्रल वैल्यू है या नहीं सर? और देखा, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं, 60। कितने लगे होते हैं भैया, पढ़ने लायक नहीं है। 625 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16, मेरे बस का नहीं पढ़ना, ठीक है सर। और वो मैंने पॉइंट में क्यों शो किया है, केवल साइंटिफिक नोटेशन शो करने के लिए, क्लियर सर, ठीक है। तो ये था आज तक, आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, ओके, टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बी प्रोडक्टिव एंड स्टे हेल्दी।